हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और कैसा लग रहा है आप लोगों को, तो ये मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमें कोई और चेंजेस करने हैं या आप लोगों को किसी विजिबिलिटी या साउंड का कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है ना। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, इवन ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई स्टूडेंट देख भी रहा है या नहीं, उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे थे। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स हमने पढ़ लिए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। उसके बाद हम लोग उससे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म, तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल वाला जो पार्ट था वो भी हम एक बार उसको कंटिन्यू मतलब उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके अंदर वापस से जो हमने छोटा सा पार्ट एक छोड़ा हुआ है उसकी एक्टिविटी वाला, वो हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक ही जो हाफ पार्ट है इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका उससे कोई रिलेशन है नहीं है, वो एक अलग ही पोर्शन है, ठीक है ना। तो देखिए ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता के लिए पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन से समझा देती हूँ, डेफिनेशन बता दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड आपके सामने रखा है तो कि क्या वो ज्यामितीय समावयवता दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपके सामने ये कोई कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक ये कंपाउंड है, आगे जो भी नॉमेनक्लेचर है, सिस है या ट्रांस है, ये सारी चीजें हम लोग एक ही साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी नॉमेनक्लेचर होता है, RS निकालना होता है या सिस ट्रांस या कैपिटल D कैपिटल L वाला EZ, ये सारे हम लोग पूरा एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं वो सीख लेते हैं। ये दो कंपाउंड्स हैं आपके सामने, आप लोग को ये देखना है कि इन दोनों के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे हम गए क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है क्या, कार्बन से जितने यहाँ जुड़े हुए हैं कार्बन से उतने ही यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सेम है बॉन्डिंग, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग सेम है, इसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, संरचनात्मक सूत्र समान है, ठीक है। आगे गए इसका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है ना। 3D अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट है इसका, देखिए इस कार्बन के यहाँ पे तो सेम है लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के को कंपेयर करते हैं तो ऊपर की तरफ H है जबकि यहाँ पे ऊपर की तरफ CH3 है। तो इसके अंदर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन डबल बॉन्ड के चारों ओर का जो 3D अरेंजमेंट होता है या स्पेशल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम लोग ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह देते हैं। मैंने यहाँ पे आइसोमेरिज्म लिख दिया है, आप लोगों को पता है कि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट भी बोल दिया जाता है आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है ना, दोनों ही सही है। देखिए इसकी डेफिनेशन, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। लेकिन द्विबंध डबल बॉन्ड जो होता है उसके चारों ओर जो भी कोई परमाणु और समूह जुड़े हुए होते हैं, ये परमाणु और समूह जो जुड़े हुए हैं उनका जो आकाशीय व्यवस्था है या एटम एंड ग्रुप्स की जो 3D अरेंजमेंट या स्पेशल अरेंजमेंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवी, और इस परिघटना को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता। अभी तो मैंने आपको केवल और केवल डेफिनेशन बताई है लेकिन इससे आप पता नहीं लगा सकते कि क्या कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन है जो आपको अच्छे से समझनी है, बहुत सिंपल है पर एक बार समझ लेंगे तो किसी का भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है, इसके लिए शर्त क्या है। सबसे पहली शर्त जो है वो ये है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। क्या कहा मैंने, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अगर प्रतिबंधित घूर्णन है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है तो उसको ही हम क्या सोच सकते हैं, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है।
अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब समझ में आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन लग गया। जैसे आपके ऊपर कह दिया जाए कि इसके आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, आप ये काम नहीं कर सकते, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, आप इसी चीज के लिए रोक लगाई गई है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा रहता है ना, तो मतलब वहां पे हम नहीं जा सकते, वो काम निषेध है, वो काम नहीं होगा। तो प्रतिबंधित घूर्णन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है रोटेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, घूर्णन के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, घूम नहीं सकता है वो एटम। अगर वो घूमेगा तो क्या होगा वो अपन देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, अपने दिमाग में ये बैठा लो। अब इसको कैसे समझ सकते हो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन को, देखो जरा, मैं आपको एक बात समझाऊं। अगर आपके सामने ये थोड़े देसी मॉडल है देखिए, आप लोग अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में होगा ये एग्जाम्पल इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके कि ये कील है और ये एटम है, इस तरीके से, है ना। लेकिन अभी इसको देखो, समझो, ये पेपर तो क्या है, हमारे एटम है, और ये पेंसिल क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो मैंने कन्फर्मेशन में बताया था ये एटम आराम से डांस कर सकता है, ये देखो घूर्णन कर सकता है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला भी पीछे वाला भी, ये बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जब सिंगल बॉन्ड होता है तो रोटेशन जो होता है फ्री होता है, मुक्त होता है, क्योंकि ये हम कन्फर्मेशन में पढ़ चुके हैं कि जो भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड तो हम उन्हें कन्फर्मर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड में तो पॉसिबल है कि कोई भी एटम रोटेट कर सकता है, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन नहीं कर सकता, फिर वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। देखो कैसे, अगर कोई बच्चा बुक पढ़ता है तो जरूर उसने ये फोटो देखा होगा, ऐसे दो कील्स यूज की हुई है, निडल, और ये एटम है, ठीक है ना। अब देखो ये पेपर क्या हो गया, आपका एटम हो गया। अब अगर ये एटम चाहे, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से बनता है डबल बॉन्ड जो होता है, ये कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और जो एक और जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचता है उन दोनों के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ये आप सब बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पाई बॉन्ड। अब अगर ये एटम चाहे रोटेट होना तो क्या ये रोटेशन पॉसिबल है? अगर ये रोटेशन करेगा तो ये देखो, ये बॉन्ड जो होगा पाई बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा, ये बना हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों के पाई बॉन्ड के लिए जरूरी है कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से हो, तभी रोटेशन हो सकता है। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से, मान लो ये रोटेशन हो जाए, अभी तो ऐसे हैं तब तो ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बन रहा है, लेकिन अगर रोटेशन हो और ये ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो, तो क्या पाई बॉन्ड रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो फिर टूट ही जाएगा। तो बात कहने की ये है कि जब ये इस फॉर्म के अंदर होते हैं तो एटम रोटेट नहीं हो सकता, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, ठीक है, प्रतिबंधित घूर्णन प्रेजेंट है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि प्रतिबंधित घूर्णन कब हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं प्रतिबंधित घूर्णन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, कब हो सकता है। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण क्या हो सकते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन जो है उसके कारण क्या हो सकते हैं, या रिस्ट्रिक्ट रोटेशन ड्यू टू, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर वो कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो, ठीक है, साइक्लिक यौगिक हो, या तो चक्रीय यौगिक हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, या फिर वो द्विबंध उपस्थित हो उसके अंदर। देखो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन किस किस वजह से हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो। ये दो कंडीशन अगर कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो या तो आपको डबल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए या फिर साइक्लिक कोई कंपाउंड दिखाई देना चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है ये भी आपको पता होनी चाहिए पॉसिबिलिटीज। एक तो होता है एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है ना, आप सब जानते हैं एल्कीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है। सेकेंड, इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटी है, ऑक्सिम्स हो सकते हैं। ऑक्सिम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, अगर ये है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिम कहते हैं, ठीक है ना।
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर OH लगा हुआ है, ठीक है, इनको हम कहते हैं ऑक्सिन। इसके अलावा और कहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उनको हम कहते हैं एजो कंपाउंड। तो 3 जगह हमने देखा जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक तो एल्कीन जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ऑक्सिन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, एजो जहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ही हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम अभी पहले ही स्टेप पे ही हैं कि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो। रिस्ट्रिक्ट रोटेशन कब हो सकता है, किस कारण से हो सकता है? डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक हो। अब साइक्लिक के अंदर भी हो सकता है एलिसाइक्लिक हो। एलिसाइक्लिक जो होता है वो एलिफैटिक होता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि जैसे 3 मेंबर्ड रिंग हो या 4 मेंबर्ड रिंग हो या 5 मेंबर 6 मेंबर, इस तरीके से रिंग्स हो, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि डेकालीन, ठीक है। अभी ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे ज्यादा काम का है नहीं, हमारे लिए बस इतना ही अगर हम पढ़ें तो सफिशिएंट है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है या फिर बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? बाइसाइक्लिक या फ्यूज्ड भी कहते हैं इसको, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। फ्यूज्ड भी होते हैं ये, जैसे 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर भी सिस ट्रांस आप लोगों को देखना आना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं या फिर हिट्रो एरोमेटिक हिट्रो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूरिन हो गया, पायरॉल हो गया। तो इतना डिटेल में आपने नहीं जाना, आपने तो केवल इतना है कि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो कहाँ कहाँ हो सकता है डबल बॉन्ड। और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड में ये 3 पॉसिबिलिटीज है, डबल बॉन्ड आता है। और साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर इस तरीके से कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, कंडीशन तो हमारी होगी रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमारी अगर है तो अब हमें आगे जाना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन को पहले समझ लो। सेकंड कंडीशन में क्या है? कोई भी जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब एल्कीन के अंदर। अब आपको ये देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है, जिन 2 कार्बन के बीच में या 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, उस एक एटम को पकड़ो और उसके ऊपर दोनों ग्रुप्स देखो कि कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, तो पहले इस कार्बन को पकड़ो, इसके ऊपर जो दोनों ग्रुप्स लगे हों वो कैसे हो? डिफरेंट हो। फिर इस कार्बन को देखो, इस पे भी जो दोनों ग्रुप्स लगे हों वो दोनों आपस में कैसे हो? डिफरेंट हो। ये दोनों कार्बन पे लगे हुए ग्रुप्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन जब हम डबल बॉन्ड जिन 2 एटम्स के बीच में है, चाहे वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, चाहे वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से इनमें ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। नाइट्रोजन के ऊपर तो डिफरेंट ही है, एक तो लोन पेयर है इसके ऊपर और एक क्या लगा हुआ है? OH। तो ये तो ठीक है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। उसके अलावा एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो कर ही देता है, क्योंकि एक लोन पेयर है तो दूसरा चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो वो हमेशा 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो कर ही देगा, ठीक है ना, एजो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो चाहे सेम, कुछ भी इस तरीके का अगर कहीं पर है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में डेफिनेटली शो करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन अपना रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गई। रिस्ट्रिक्ट रोटेशन में डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना, एल्कीन, ऑक्सीन, एजो। उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। साइक्लिक कंपाउंड को अगर हम यहाँ देखें तो देखिए रिंग जो है, आप लोगों को एक बात जरूर सोच के देखना, रिंग के अंदर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन क्यों बोला? कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, कार्बन ही तो है यहाँ पे। मान लीजिए आप 3 जने, कोई भी 3 पर्सन हाथ पकड़ के खड़े हो जाइए तो ट्रायंगल बनेगा। अगर जब आप ट्रायंगल बनेगा 3 जने हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं तो एक का मन करे घूमने का, तो क्या वो घूम सकता है क्या? सोच के देखिए, अगर तीनों में से किसी एक का मन करे, हाथ पकड़े हुए हैं, हाथ को पकड़े वो अगर घूमना चाहे तो क्या वो घूम सकता है? वो नहीं घूम सकता। अगर वो घूमेगा तो क्या होगा? जो उसके हाथ है वो उसको छोड़ने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन जब रिंग होती है तब भी घूर्णन नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने बताया, वैसे अगर रिंग के अंदर मैं बात करूं तो ऐसे लिखा रहता है, जैसे CH3
ये CH3। तो बच्चा सोचता है कि दोनों तो कार्बन के ऊपर है, लेकिन इस कार्बन पे CH3 लग रहा है, इस कार्बन पे CH3 लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर हाइड्रोजन को क्या लिखा नहीं जाता, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि इसमें एक और क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है CH2। तो इस कार्बन के ऊपर देखें तो ये दोनों वैलेंसी अलग अलग है, इस कार्बन पे देखें तो ये दोनों वैलेंसी अलग अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिंग के अंदर कोई भी दो कार्बन ऐसे हो जिनके ऊपर पर्टिकुलर एक एटम को पकड़ के देखो या एक कार्बन को पकड़ के देखो, उसके ऊपर जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, द्विबंध से बंधित कार्बन पर उपस्थित परमाणु या समूह भिन्न होने चाहिए। ये तो बाद में लैंग्वेज की, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको खुद बताना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये देखिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तरीका क्या है, सबसे पहले आपको देखना है क्या रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है। रिस्ट्रिक्ट रोटेशन कब होता है, तो डबल बॉन्ड हो या फिर रिंग हो। तो डबल बॉन्ड तो है, हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी, डबल बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में है। यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन को पकड़ के देखो क्या दोनों वैलेंस दो समूह लगे हुए हैं वो क्या अलग अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, नहीं ये तो गलत हो गया, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए, मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं या नहीं, या जो हमने पढ़ा है वो समझ में आया है या नहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, हाँ है, डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, ठीक है। आगे देखो, डबल बॉन्ड जिन दो एटम या कार्बन के बीच में है, इसको पकड़ो, एक को पकड़ो और फिर देखो दोनों अलग हैं, हाँ अलग है। इसको देखो, ये दोनों अलग हैं, हाँ अलग है, मतलब ये ज्यामितीय समवायिता दर्शाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस पे देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ है। इस कार्बन को पकड़ो, दोनों को देखो अलग है, हाँ अलग है। इस कार्बन पे देखो ये दोनों अलग हैं क्या, नहीं, मतलब ये ज्यामितीय समवायिता नहीं दर्शाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आगे देखिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड कंडीशन, कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, इस कार्बन के ऊपर ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है ना, मतलब ये ज्यामितीय समवायिता दर्शाएगा। इस पे देखिए ये क्या है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा है, एक H लगा हुआ है, मतलब ये शो करेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर 2 पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक तो आता है कि कंपाउंड दे दे, है ना, तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा नाम दे दे, नाम से आपको क्या करना, IUPAC नेम देगा तो उससे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कह लें, वो हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि वो हम एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग अभी इतना समझ लो, जो मैंने 2 कंडीशन बताई है वो अगर हमारी फुलफिल हो रही है तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है ना। तो 3 पैटर्न पे हो गए वैसे क्वेश्चन, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शॉर्ट नोट, दूसरा स्ट्रक्चर देके आपसे पूछे, तीसरा आपको नाम देके पूछे। तो ये तो हमने देख लिया, इसके अलावा हम नाम से भी देख लेते हैं कि क्या नाम से हम लोग स्ट्रक्चर बना के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। देखिए, प्रॉप मतलब बहुत सारे बच्चों को आता है कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कुछ को नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो चीज़ नहीं आती है वही मुझे आपको बतानी है, और जिनको आता है वो अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन जिनको नहीं आता है, मेरा मेन फोकस उन पे इसलिए है क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत डर लगने लग गया और मैं नहीं चाहती कि वो डरें, ठीक है ना। आप लोगों को अपने डर को खत्म करना है और केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ना है कि वो आप लोग उसको इजीली अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, ठीक है। मैं तो कहूँगी कि पूरे के पूरे नंबर लेकर आओ, लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो चलो आओ। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ओके, डबल बॉन्ड लगाना है, पोजीशन नहीं लिखी है मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, जहाँ पे, और अब जितना भी बचा है सबको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। अब आपको देखना है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है। इस कार्बन पे देखो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, इस कार्बन पे देखो ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट देखिए, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, किस जगह पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में सेकंड पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड लगता है,
पहले आता है, तो हम यहाँ से करते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो सेकंड पे हमने लगा दिया फिनाइल। अब बाकी क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको देखना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा क्या, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, इस पे ये दोनों डिफरेंट है, एक तो ये और एक पूरा ये, तो मतलब ये तो सेम हो गए ना, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। आगे देखिए, प्रोप मतलब 3 कार्बन, डबल बॉन्ड, 1 और 3rd पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, 1st और 3rd के ऊपर ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, बाकी जगह लगा दो हाइड्रोजन। ठीक है, लगा दिए, 2 लगेंगे यहाँ पे। डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ठीक है ना, उसके बाद है साइक्लोप्रोपेन, मतलब रिंग आ गई, 3 कार्बन की रिंग है। प्रोप मतलब फर्स्ट और मतलब दोनों ही पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखिए, ये कार्बन तो एक हो ही गया जहां से नंबरिंग करनी है, बाकी आप इसको देखो चाहे इसको देखो, दोनों जगह पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है दो जिनको देख के हम ये पता लगा सकें कि क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, पहली तो हो रही है, रिंग है, लेकिन दूसरी नहीं हो रही। इस कार्बन पे भी दोनों सेम, इस पे भी दोनों सेम, इस पे भी दोनों सेम, मतलब ये ज्यामितीय समावर्थता नहीं दर्शाएगा। ठीक है ना, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। किस तरीके से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शॉर्ट नोट लिखना है वो भी, उसके अलावा कोई कंपाउंड अगर लिखा हुआ है और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो आपको दोनों कंडीशंस को याद रखते हुए देखना है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या क्या नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप लोग देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके।